Jai Hind everyone. Today we will discuss in French Revolution second chapter in a history. स्टूडेंट आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से थर्ड स्टेट ने मोनार्की को अपोज करके रिपब्लिक को किस तरीके से स्टैब्लिश किया, किस तरीके से क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने किए, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो थर्ड स्टेट था, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको अगर याद होगा हमने बात की थी कि किस चीज़ की, कि स्टेट जनरल की एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में जो थर्ड स्टेट के पीपल होता है वो रिक्वेस्ट करता है किंग से, ठीक है, कि हमारे कुछ टैक्सेस को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, वेजेस इतने ज़्यादा नहीं है, हमारी वर्किंग कंडीशन इतनी वेल नहीं है कि हम जो टैक्सेस हैं उनको प्रॉपरली पे कर पाएँ। तो उसके लिए जब उन्होंने उनकी सारी कंडीशंस को डिनाई कर दिया, ठीक है, तो उस चीज़ को ये जो मीटिंग हुई थी ये 5 मई 1789 को हुई। तो लोगों ने फिर किंग ने उनकी सारी जो रिक्वेस्ट थी उसको सारे को मना कर दिया। तो उस बात के लिए लोगों में इतना गुस्सा आ गया और साथ ही साथ उसमें उन पर टैक्स और भी ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया। तो वहाँ पर फिर लोग देखिए क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट के पीपल होते हैं वो गैदर होते हैं द टेनिस कोर्ट में और एक शपथ लेते हैं। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि 20 जून 1789 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एट द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द वर्साइल, जो वर्साइल का इंडोर टेनिस कोर्ट है उसमें वो इकट्ठा होता है। किस लिए होता है कि दे डिक्लेयर दैमसेल्व्स द नेशनल असेंबली, वो अपने आप को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देता है। नेशनल असेंबली क्या होती है? नेशनल असेंबली की जितने भी रूल्स रेगुलेशंस कंट्री में बनेंगे हम उसमें प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दे गेव दैमसेल्व्स द पावर टू पास लॉज ऑन बिहाफ ऑन द फ्रेंच पीपल। उन्होंने अपने आप ही ये पावर अपने दे दी कि जितनी भी पावर होगी, जितने भी लॉज बनेंगे वो सारी पावर पीपल के पास होगी। तो इस तरीके से टेनिस कोर्ट में उन लोगों ने ये शपथ ली। दे वर्ड लेड बाय द मीरा भाव बॉर्न इन द नोबल फैमिली। एक मीरा भी उन था जो बॉर्न हुआ था नोबल फैमिली में। एंड अबे सेल्वी ओरिजिनली अप प्रिस्ट, वो भी एक ओरिजिनली प्रिस्ट था। तो मीरा भाव डिलीवर द पावरफुल स्पीच टू द असेंबल क्राउड एंड द एबी Sayes wrote in the influence the pamphlet called What is the Third State। तो इस तरीके से इन लोगों ने इनको हेल्प भी किया। जो नोबल स्टेट में रहने वाले थे उसने भी उनको हेल्प किया, ठीक है। और जो एबी सैयर थे उन्होंने लिखी व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट आखिरकार है क्या, ठीक है। इस चीज़ से तो आपको समझ में आया होगा कि टेनिस कोर्ट में क्या हुआ था। तो देखिए अब वो ओथ क्या ली उन्होंने, इसके बारे में भी थोड़ा सा डीपली दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि द डिक्लेरेट एग्रीड एंड ऑल बट वन ऑफ द 578 डेलीगेटेड साइंड इट। उस पर 578 डेलीगेटेड ने उस पर साइन किए। देयर ओथ इज़ नोन एज द टेनिस कोर्ट ओथ, और इसी को ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है। तो इसी कोर्ट को किस नाम से जाना जाने लगा? टेनिस कोर्ट्स ओथ। It said the National Assembly considered that it had been the summoned as establish the constitution of the kingdom। उन्होंने कहा एक समन बनाया, ठीक है, प्रस्ताव लिखा और उसमें कहा कि जो हमारा किंगडम होगा, हमारे राज्य में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। डिक्रीज दैट ऑल मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली शैल इमीडिएटली टेक अस सोलमन ओथ नॉट टू सेपरेट। सब लोग साथ में इस शपथ को लेंगे, कोई पर्टिकुलर कोई सिंगल पर्सन नहीं इसकी शपथ लेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ की। और अनटिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंगडम इज द एस्टैब्लिश ऑन फाउंडेशंस जून 1789। और एक तरह से कहते हैं ना फाउंडेशन होती है, तो 20 जून 1789 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक फाउंडेशन रखी जिसकी सारी पावर उन्होंने पीपल में ही रखी, ठीक है। किसी इंडिविजुअल में नहीं, सब लोग मिलके लॉ एंड ऑर्डर को पास करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या हुआ आगे, ठीक है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल अब आती है कौन सी, अब उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया किस चीज़ को कि ठीक है हमारे नेशनल असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए पहले राजा को भी तो हटाना ज़रूरी था। राजा की पावर क्या थी? बेस्टिल, उसको भी तोड़ना ज़रूरी था। तो अब वो रात आती है जिस दिन क्या होती है? रिवॉल्यूशन, जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइटल है जो हमारी की फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो 14 जुलाई 1789 उस दिन होता क्या है? तो ड्यू टू सिवियर विंटर, सर्दियों के दिन होता है, द हार्वेस्ट वाज नॉट गुड,
द प्राइसेस ब्रेड रॉज, मतलब हर तरीके से ना खेती अच्छी हो रही थी, ना लोगों के पास खाने के लिए था, ठीक है। हॉर्डर एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन, हर तरीके से लोगों को परेशानी थे। देयर वॉज नो इनफ सप्लाई टू देयर डेली ब्रेड, एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स, और जो भूखी वुमेन थी, गुस्साई वुमेन थी, उन्होंने यहाँ तक कि दुकानें तक तोड़ दी। तो देखिए क्या होता है, र्यूमर्स स्प्रेड, यहाँ तक कि र्यूमर्स फैल जाता है कि स्प्रेड दैट द किंग हैड ऑर्डर्ड स्विस ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। ये र्यूमर्स फैलता है कि राजा ने सेना को लोगों पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। तो फियरिंग फॉर देयर लिव सम 7,000 मैन एंड वुमेन ब्रॉक इनटू द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ द आर्म। अब लोगों को ढूंढने सर्च, और अब लोगों को पता चल जाता है कि भैया ये हम पे अटैक करेंगे, इससे पहले हम इन पे अटैक कर देते हैं। तो इसीलिए 7,000 पीपल इकट्ठा होकर जाते हैं और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एगिटेटेड द क्राउड स्ट्रॉम एंड द डिस्ट्रॉय द प्रिजनर बेस्टिल, और वो क्या कर देते हैं कि राजा की बेस्टिल, जो राजा की पावर होती है, यानी कि बेस्टिल जो जिसमें वो राजा प्रिजनर्स को रखता है, उसको वो तोड़ देते हैं। द डेज दैट फॉलो सम मोर रियोटिंग बोथ द पेरिस इन द कंट्री साइड, और देशवासियों के बीच में और पेरिस के बीच में वो एक दूसरे के बीच में बहुत दंगे होता है, बहुत फसाद होता है, जिसकी वजह से ये क्रांति एक बहुत आक्रामक रूप ले लेती है, ठीक है। अब लिबरेटेड प्रिजनर्स, जिस बेस्टील में राजा रखता है किसको, राजा रखता है प्रिजनर्स को। तो जब बेस्टील तोड़ दी तो प्रिजनर्स अपने आप ही इंडिपेंडेंट हो गए, तो प्रिजनर्स ऑफ द बेस्टील वर रिलीज्ड, ओके। एंड मर्चेंट डाउन इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस इन विक्ट्री, और वो सड़कों में ऊपर उतर आए, राजा को ढूंढने लगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कैसे राजा हम पे अटैक कर सकता है, हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, सीक्रेटली कर रहे हैं, और वो भी जो ये हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हम पे अटैक कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो एक र्यूमर्स क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो इट वॉज अ ग्रेट सिम्बॉलिक इवेंट, और एक ही ग्रेट सिम्बॉलिक इवेंट बन जाता है। लोगों को समझ में आता है कि अगर हम ही अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वन विच इज़ द स्टिल सेलिब्रेट इन द फ्रांच एवरी ईयर, और इसी दिन को ही लोग एवरी ईयर्स क्या नाम है सेलिब्रेट भी करते हैं। तो फिट विद इन द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकग्नाइजिंग ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी कि इसके बाद जो लुइस 16 होता है वो जैसे वो सरेंडर करता है, तो देखिए वो सरेंडर करता है किसके सामने, वो सरेंडर करता है नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली कौन है वो आपको पता ही है, ठीक है। द नेशनल असेंबली रिस्पॉन्स टू द ग्रेट फियर, लेकिन नेशनल असेंबली के सामने एक डर बना रहता है। अब वो डर क्या है, देखिए वो डर क्या था कि अगस्त 4, 1789 वन बाय वन मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी एंड क्लैरिजी रोज टू गिव अप। अब धीरे धीरे जो लोग थे वो छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब हम सब लोग मिलके कहने लगे कि हम कंट्री को चलाएंगे, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन अलग होती है। अब बात ही होती है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि हम सबकी तरफ से कोई एक डिसीजन ले, लेकिन अभी उनके पास कोई ऐसा जिसे कह सकते हैं कि बिलीव करने वाला उन्हें पर्सन नहीं था, या वो बिलीव नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से उनके आपस के जो कहते हैं कि आइडियाज़ थे वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। तो देखिए फ्यूडल ड्यूटीज़, सर्फडॉम, द टेथ, हंटिंग एंड द फिशिंग राइट्स, पर्सनल प्रिविलेजेस, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ों को हटाना चाहते थे ये सब चीज़ें। तो असेंबली पास द डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड द टैक्सेस, क्योंकि नेशनल असेंबली क्या चाह रही थी, जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे हटें, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम है वो सब हटे, ठीक है, सर्फडॉम बने यानी कि वोटिंग का राइट मिले। तो इसकी वजह से जो नोबिलिटी और क्लैरिजी थी तो उन लोगों को कहीं ना कहीं डर लगने लगा, तो वो भी छोड़ने लगे। तो इन वन नाइट फ्यूडलिज्म वाज डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस, और एक दिन ऐसा आया कि वहाँ से फ्यूडलिज्म बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। तो टिथ वर अबॉलिश्ड, टिथ यानी कि जो टैक्स वो पे करते थे, टिथ मैंने आपको बताया था जो डायरेक्टली वो किसको पे करते, जो टैक्स वो क्लैरिजी को पे करते, तो वो अबॉलिश कर दिया। लैंड ऑन बाय चर्च वर द कन्फिस्केटेड, यानी कि लैंड ऑनर जो थे, ये नहीं है कि उनको उनकी बात माननी पड़ेगी प्रॉपरली, जैसे वो कह रहे हैं इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लैरिजी वर पोस्ट टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, क्लैरिजी ने खुद ही अपनी जितनी भी प्रिविलेजेस थी, जितनी भी सुविधाएं थी, उनको गिव अप कर दिया। गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेस्ट रॉथ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवर्स, और गवर्नमेंट ने भी जो 2 बिलियन लिवर्स मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो करेंसी है उसको छोड़ दिया,
ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1789। तो 1789 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आता है, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, आपको याद होगा, जो उन्होंने 20 जून 1789 में अपने आप ही बनाया था, छोटा सा डिक्लेरेशन एक किया था, वो क्या था, अब उसने कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले लिया। तो नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली तो आप लोगों को याद ही होगा कि क्या थी। तो नेशनल असेंबली ड्राफ्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। सबसे पहले उनका ऑब्जेक्ट होता है जो भी मोनार्क होगा, ठीक है, उसकी पावर जो होंगी वो लिमिट्स होंगी, उस पर लिमिट्स होंगी, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ये नहीं है कि राजा की पावर एब्सोल्यूट होगी। आफ्टर दैट द पावर वाज द डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जो मॉन्टेस्क्यू थे फिलोसफर, हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा है, उनकी थ्योरी को फॉलो किया गया। तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कैसे होगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, ठीक है, और एक दूसरे की पावर को कोई भी किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। साथ ही साथ मैंस और सिटीजन्स के राइट्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया कि लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे या नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे। तो डेमोक्रेटिक फीचर्स, फ्रांस बिकम अ लिमिटेड मोनार्की। तो फ्रांस कैसी बन गई थी, फ्रांस लिमिटेड मोनार्की बन गई थी। पहले क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, सारे अधिकार राज्य के पास थे, लेकिन अब राज्य के पास सीमित अधिकार थे, ठीक है। तो ऑल लॉज वर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि जितने भी कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश, फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक फीचर्स, अब अनडेमोक्रेटिक फीचर्स क्या थे, वोटिंग वाज लिमिटेड टू टैक्स पेयर्स। अब देखिए अनडेमोक्रेटिक वो क्या थे, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ मेंस राइट को वोटिंग राइट होता है या ये रिच पर्सन है इनको वोटिंग राइट होता है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी ये थी कि कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट दिया गया। तो जैसे लिखा है कि वोटिंग वाज लिमिटेड टू टैक्स पेयर, इसलिए अनडेमोक्रेटिक फीचर लिखा है। क्योंकि डेमोक्रेटिक में तो लिखा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर व्यक्ति को राइट दिया जाएगा जो 18 ईयर्स को क्रॉस कर लेगा, लेकिन यहाँ पर किसको वोटिंग राइट दिया गया, आगे बात तो करूँगी मैं। ऑफिसर वर रिजर्व फॉर द प्रॉपर्टी ऑनर्स। और क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स थे उनको रिजर्व किया गया, ठीक है, ये चीज़। तो दिस न्यू गवर्नमेंट बिकम नॉन एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन सब चीज़ों को मिला के लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। अब नेशनल असेंबली, द न्यू नेशनल असेंबली क्रिएटेड द हिस्टोरिक एंड इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट। एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बन गया अब ये। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन एंड सिटीजन विच स्टेट द प्रिंसिपल दैट ऑल मैन हैड इक्वल राइट्स अंडर द लॉ। सबसे पहले ये बनाया गया कि सबसे पहले सिद्धांत ये होगा कि जितने भी राइट्स होंगे वो हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल समान होंगे, चाहे वो मतलब नोबैलिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो क्लैरिसी से बिलोंग करता हो, चाहे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता हो। तो सबसे पहले उनकी विच स्टेटेड द प्रिंसिपल दैट ऑल मैन हैड इक्वल राइट्स, हर व्यक्ति का समान अधिकार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ मैन थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, और उसके बाद आप बुक में भी देख सकते हैं आपकी में, वहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिखा हुआ है और सिटीजन्स लिखे हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हो कि मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन देयर राइट्स। हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसके राइट्स समान होने चाहिए, ये नहीं है क्वालिटी के बेस पे उसके राइट्स होने चाहिए। तो दीज राइट्स आर द लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड द रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। उन्होंने सबकी सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी और लिबर्टी को ध्यान में रखा। सेकेंड, द फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन द नेशन, कि सबसे पहले जो फंडामेंटल रिसोर्सेज होंगे वो सॉवरेनिटी, और सॉवरेनिटी किस में आ गई, नेशनल असेंबली, ठीक है। तो जितने भी राइट्स, रूल्स, रेगुलेशंस होंगे वो सॉवरेनिटी पे डिपेंड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, all citizens have the right to take part the personally or the thought representative in the making of the laws। कोई भी व्यक्ति पर्सनली कोई लॉ नहीं बना सकेगा, सब लोग नेशनल असेंबली की जो लॉ बनेंगे। क्योंकि पहले क्या करता था राजा, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, नोबैलिटी के और क्लैरिसी के पीपल बुलाए, टैक्स इम्पोज करना है, टैक्स इम्पोज कर दिया, कोई नया रूल बनाना है, रूल बना दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं फिगर कॉन्स्टिट्यूशन की कैसी थी। स्टूडेंट ये वाली जो पिक्चर है वो आप अपनी बुक में खोल के देखना और आपको बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको सबसे नीचे की लाइन पे आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है।
अब सबसे पहले जो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम जो देखते हैं एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन लिखा होता है। पैसिव सिटीजन जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, एक्टिव सिटीजन जिनके पास वोटिंग राइट है। अब देखिए क्या है, नेशनल असेंबली वाज वेस्टेड द पावर ऑफ मेक लॉज। नेशनल असेंबली में हमने बार बार हम यही रिपीट कर रहे हैं कि नेशनल असेंबली को लॉ बनाने का अधिकार मिल गया। एक्टिव सिटीजन वोटेड फॉर द ग्रुप ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन का ग्रुप होगा उसको वोट करने का राइट किसके पास होगा, एक्टिव सिटीजन के। हु इन द टर्न चूज द असेंबली, एक्टिव सिटीजन कंपेरिज ओनली मैन अबाउट 25 ईयर। देखो सबसे पहले इन्होंने इसमें शर्त रख दी, जिसकी 25 ईयर एज होगी वही व्यक्ति क्या होगा, वही व्यक्ति वोट दे सकता है। दूसरा उसी के साथ हु पेड टैक्सेस, और जो टैक्स पे करता है वही वोट देगा, 25 ईयर भी मैटर नहीं करती। तो द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन, जिन लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं था मैन एंड वुमेन को, उनको पैसिव सिटीजन्स बोला गया। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर एक्टिव सिटीजन है, वहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लेजिस्लेचर बनाया गया है। लेजिस्लेचर की पावर मिनिस्टर्स को दी गई है, वहीं किंग को उसकी पावर दी गई है। जुडिशरी की भी पावर जो गई है वो एक्टिव सिटीजन से गई, यानी कि किसी को भी अलग नहीं किया गया, एक दूसरे में इसकी पावर को इमर्ज कर दिया गया, ठीक है, जिससे कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और एक उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या रूप दिया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रूप दिया गया कि यहाँ पर अब हम पावर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर वो पावर यूज़ कर रहे हैं जिस पावर में लोग अपने लिए कानून खुद बनाएंगे, ठीक है, कोई भी उनके ऊपर रूल नहीं कर सकता, कोई उनका मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा 1789 से 1791 तक की क्या स्टोरी रही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक किंग आता है और वो इन पे रूल करता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।